मैं पूरा जान लगा दूंगा, आपका 160 प्लस स्कोर करवा के रहूंगा। थोड़ा ट्रस्ट करके देखना मेरे बच्चे, 160 ना दिलाऊं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, वादा है मेरा। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ाया जाए टॉपिक। पिछले क्लास में आप लोगों का जो स्नेह था, आप लोगों की जो पढ़ाई के प्रति मैंने उमंग देखा, उससे मेरी खुद की एफिशिएंसी डबल हो गया। मैं इतना भावुक हो गया आपके कमेंट्स पढ़ के। मैंने सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी एफिशिएंसी को आपने यूं ही डबल कर दिया। और जो चीज़ मैं सोचा था कि 1 तारीख तक मैं चीज़ों को ख़त्म करूंगा, अब तो मैं 15 से 20 तारीख के बीच में आपको ये सारे के सारे वीडियो, जो मैंने 4 सेक्शन में वीडियो को बांटा था, उस सारे के सारे वीडियो को प्रोवाइड करके आपको फाइनल कर दूंगा। और मैं सिक्योर कर दूंगा कि आपका 160 प्लस से स्कोर होगा ही होगा। तो चलिए बिना कुछ बातें टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाएं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल एंगल एंड TIR तक। आज की टॉपिक हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और हम लोग अब बढ़ते यूं ही लॉजिक गेट्स तक पहुंच जाएंगे। चलिए बिना कुछ बातें किए हम टॉपिक को आरंभ करें। तो चलिए टॉपिक आगे बढ़ाया जाए। और आज का टॉपिक सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रिज्म से। तो लेकिन प्रिज्म्स को के ऊपर में जितने भी फंडे होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उसको करने से पहले हमें प्रिज्म के जो थोड़े बहुत प्राइमरी चीज़ें हैं उसको समझना होगा। अगर जैसे ही उसको समझ लिए तो फिर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यूं ही बनते चले जाएंगे। आज का जो टॉपिक होगा, हम प्रिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, हम मिरर के बारे में चर्चा करेंगे, हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, हम पूरे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना कुछ बातें किए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आज टॉपिक को डिस्कस करेंगे प्रिज्म। तो चलिए प्रिज्म की बात हम लोग करेंगे, तो थोड़े से प्रिज्म के बेसिक समझते हैं, बेसिक टर्म्स को प्रिज्म में समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो, ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है बच्चों। मैंने इसको एक प्रिज्म बना दिया और आपको समझना होगा, एक लाइट ऐसे आ रहा था, समझते जाइए, एक एक पॉइंट्स को समझिएगा। तो सारे क्वेश्चन मैं आपसे बनवा लूंगा, चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, एक एक प्रॉब्लम मैं आपसे बनवा लूंगा। बस फंडे को समझने की कोशिश करना, जो जो बातें मैं बता रहा हूं उस बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करना। तो भाई आप ये देखो, एक प्रिज्म है, यहां से लाइट एंट्री किया, ये इंसिडेंट सरफेस है, लाइट यहां से रिफ्रैक्शन शुरू हो चुका है। और आप कहोगे कि सर लाइट यू चला आएगा, ऐसे जाएगा, यू रिफ्रैक्शन करेगा और फिर से ऐसे चला जाएगा। तो देखो बच्चे, ये हुआ इंसिडेंट सरफेस और ये हुआ एमरजेंट सरफेस। फिर से सुनते जाना, ये इसे कहते हैं इंसिडेंट सरफेस और इसे कहते हैं एमरजेंट सरफेस। इंसिडेंट सरफेस और एमरजेंट सरफेस के जो बीच के एंगल होते हैं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर से सुनिएगा, इंसिडेंट सरफेस और एमरजेंट सरफेस, इन दोनों के बीच के जो एंगल होते हैं उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं इसको एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं बोलूंगा, मैं इसको एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं बोलूंगा। किसको कह रहा हूं एंगल ऑफ प्रिज्म? इंसिडेंट सरफेस और एमरजेंट सरफेस के जो बीच के एंगल होंगे उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? यस। अब यहां पर देखो, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से रिफ्रैक्शन हुआ है, ये पहला रिफ्रैक्शन हुआ है और मान लो यहां पर दूसरा रिफ्रैक्शन होने वाला है, और इस एंगल को कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ एमरजेंट। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ एमरजेंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ एमरजेंट। अपने को प्रिज्म के कोई भी क्वेश्चंस करना है, सुनते जाइएगा, प्रिज्म के कोई भी क्वेश्चंस करना होगा तो मैक्सिमम 2 से 3-4 फार्मूला ही यूज होता है, लेकिन 2 फार्मूला बहुत ही कॉमन होते हैं। आइए पहले मैं उसको सारे की सारी चीजें डील करता हूं, उसको जैसे ही समझाऊंगा एक पॉइंट्स को, तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और ऐसे बन जाएंगे कि यूं 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 करते चले जाओगे, एक भी प्रॉब्लम अटकेगा ही नहीं। तो बस उस फंडे को सीखने की कोशिश करना। बहुत भावुक हो चुका हूं बच्चों, बहुत भावुक हो चुका हूं। आप लोगों ने इतना भावुक कर दिया है मुझे, मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी एफिशिएंसी को बहुत डबल कर चुका हूं, मैं एफिशिएंसी को मेरे बच्चे बहुत डबल कर चुका हूं। सुनते थे, मेरा ऑफलाइन में बहुत अच्छा अनुभव है, हर बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, लेकिन मैं ऑनलाइन में आकर के आप लोगों ने मुझे
इतने अच्छे कमेंट्स आए, इतने भावुक कर दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इस चीज को भी। तो ये एंगल आई है और ये एंगल ई है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, प्रिज्म के दो फार्मूला। पहला फार्मूला, एंगल ऑफ प्रिज्म इज R1 प्लस R2। एंगल ऑफ प्रिज्म इज R1 प्लस R2। अब ध्यान दीजिएगा, यही सारा खेल है इस पे। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ये प्रिज्म का पहला फार्मूला है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज R1 प्लस R2। और प्रिज्म का दूसरा फार्मूला भी सुनिएगा, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब समझो। एंगल ऑफ डेविएशन किसको कह रहे हैं जरा समझो। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन लाइट चला गया ऐसे फाइनली। इसके जो एंगल देख रहे हो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अपने को ये एंगल भी याद रखना होगा, इस फॉर्मूला को भी याद रखना होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन इज I प्लस E माइनस ए। अगर हमारे बच्चे ने ये दो फार्मूला को हमेशा के लिए याद कर लिया, हमेशा के लिए याद कर लिया, तो यकीन मानो प्रिज्म के क्वेश्चन नहीं अटकेंगे। कुछ भी हो कर लूंगा मैं, प्रिज्म के क्वेश्चन कोई भी नहीं अटकने वाले हैं। बस आप ये दो फार्मूला को याद कर लीजिए, बस यही दो फार्मूला याद करने के लिए बोला मैं, और बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं याद करने के लिए। तो भाई एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो होगा R1 प्लस R2। एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा बच्चों वो होगा I प्लस E माइनस ए। बस क्या इतनी बातें याद कर सकते हो बच्चों? आइए अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आपके सामने सबसे पहले बच्चों स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे दिखाई दिया, मैं सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश किया। अब प्रॉब्लम क्या था मेरे सामने मेरे बच्चे, क्या आप लोगों ने कमेंट्स किया कि सर मुझे डेली वीडियो चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, डेली वीडियो चाहिए तो पीपीटी बनाने में भी समय लगता है, और मान लीजिए थोड़े बहुत समय नहीं बचता है, तब उस केस में मैं हाथ से पीपीटी बनाने की कोशिश करता हूं ताकि हर दिन मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो इसके लिए अदरवाइज मत लीजिएगा कि कहीं तो सर टाइप किए हुए हैं और कहीं पर हाथ से लिख दिए हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं था उतना कि मैं आपको सही बताऊं, कि मैं आपको टाइप करके चीज़ों को दे सकूं। तो जहां टाइप हो सका मैं टाइप दिया, और जहां हो सका तो मैं हाथ से लिख के आपको दे दिया, ताकि हमारे बच्चे को हर दिन वीडियो पहुंच सके। इन चीज़ों के चक्कर में बच्चे का समय ना खराब हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस बार 160 प्लस स्कोर करवा के ही मानूं। चलिए तो आगे बढ़ाएं बच्चे टॉपिक को। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि यहाँ से 60 डिग्री एंगल के साथ लाइट निकला था, और ये 50 डिग्री एंगल के साथ लाइट निकला है। आया 60 से, निकला 50 से। तो पूछा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। अच्छा जी, ये एंगल दे रखा है 37, ये दे रखा है 53। अच्छा जी, करूं क्या। अच्छा, मैं यहाँ पर बना लगाता हूँ दिमाग स्मार्ट। मैं सोचता हूँ कि काम करता हूँ, मैं इसको बैक तक लेके चले जाता हूँ और इसको भी बैक तक लेके आता हूँ। तो ध्यान देना, ये इंसिडेंट सरफेस है और ये एमरजेंट सरफेस है। क्या एक ट्रायंगल बन गया? इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब तुम लोग खुद सोचो बच्चों, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल ए प्लस 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस, इस तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ प्रिज्म इज 90 डिग्री ओनली। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 90 डिग्री ओनली। तो चलो कम से कम मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म तो पता लग गया। और अब हम क्या जानते हैं? मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लग चुका है 60 डिग्री। मेरे को एंगल ऑफ एमरजेंट कितना पता लगा था? 50 डिग्री। मेरा एंगल ऑफ एमरजेंट था 50 डिग्री। मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर दे रखा है 60 डिग्री, और मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म निकाला 90 डिग्री। तो बोलो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या सिखाया था? देखो ध्यान से, I प्लस ई माइनस ए, I प्लस ई माइनस ए। तो मैं I प्लस ई माइनस ए करूंगा, बस इतना ही करना है मेरे बच्चे। तो I क्या है? 60 डिग्री, E क्या है? 50 डिग्री, और A क्या है? 90 डिग्री। ओहो हो। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा हो गया 20 डिग्री। डेल्टा क्या हो गया? 20 डिग्री। बस यही तो इसका आंसर है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ बच्चों? 20 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा।
कुछ बच्चों ने लास्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाया हमें और मुझे बताने की कोशिश किया कि सर एक छोटा सा काम करिए कि हम साइन कन्वेंशन नहीं समझ सके तो मुझे साइन कन्वेंशन थोड़ा समझा दीजिए। तो चिंता मत करिए, आप लोगों के लिए मैं स्पेशली एक टेलीग्राम चैनल दे रहा हूँ। कभी भी कोई बच्चे को कोई डाउट्स होता है, कोई परेशानी होता है, तो मैं उस चैनल पे आकर के एक एक प्रॉब्लम को, एक एक डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक बच्चे के डाउट्स क्लियर हो जाए। हमारी पूरी कोशिश होगा, हम उसमें सारे वीडियो के PDF प्रोवाइड करेंगे। हर दिन DPPs, हर दिन DPTs, टेस्ट सीरीज उसमें आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है आज के ही वीडियो में ये लिंक लग जाए या कल के वीडियो में PDF का लिंक लग जाएगा। एक्चुअल में मैंने कहा ना कि आप लोगों ने सारी चीज़ें बोले कि अभी शुरू कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो, तो थोड़े से मुझे समय लग रहा है बच्चों। मुझे इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी। मैं थोड़ा समय दे दिए, एक आध दिन के अंदर मैं ये सारी चीज़ें मैं कर दूंगा। और इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्नेह दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह की कोई दिक्कत आगे भविष्य में ना हो। तो चलिए आगे बढ़ाइए इस क्वेश्चन को। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आ गया है। अब टॉपिक को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से सामने आया कि एक इक्विलैटरल प्रिज्म है बच्चों। क्या है? इक्विलैटरल प्रिज्म है और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। क्या दे रखा है? 60 डिग्री। तो बोला कि बताइए एंगल ऑफ एमर्जेंट क्या होगा और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। हमें दोनों चीज निकालना होगा। तो कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों। मैं जानता हूं कि लाइट ऐसे निकला था और ऐसे लाइट निकल गया, तो मैं एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर लेता हूं, ये R1 निकाल लेता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रिज्म के जब भी क्वेश्चन करें तो भाई म्यू गुना साइन हर सरफेस पर कांस्टेंट रखने की कोशिश करिए और आराम से क्वेश्चन बनाते रहिए। जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि म्यू गुना साइन थीटा हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो मैं कह सकता हूं जितना म्यू साइन थीटा यहाँ उतना ही म्यू साइन थीटा यहाँ, मतलब 1 गुना साइन 60 डिग्री, 1 गुना साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 गुना साइन R1। यस मेरे बच्चे, बिल्कुल सही बोला मैंने। अब मुझे बताओ साइन 60 क्या होता है? √3/2 और इक्वल टू √3 साइन R1। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन R1 इक्वल टू हाफ। तो R1 इक्वल टू कितना बच्चों? 30 डिग्री। R1 क्या हो गया? 30 डिग्री। जैसे कि आप जानते हो पहले से बच्चों कि एंगल ऑफ प्रिज्म के दो, देखो यहां पर मैंने बोला था ना कि प्रिज्म के दो ही फार्मूला होते हैं। सारे क्वेश्चन उसी दो फार्मूला से बनेंगे, तीसरा फार्मूला तो होते ही नहीं है भाई। तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म होता है R1 + R2। एंगल ऑफ, जो कि इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो भाई एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है तो R1 क्या लिखोगे? 30 और R2 हो जाएगा R2। तो मैं कह सकता हूं कि R2 का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। R2 का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपको क्यों घबराना भाई? मेरा R2 भी निकल गया, जरा समझने की कोशिश करिए। ये R2 भी निकाल लिया आपने। अब देखो R1 निकला 30 और R2 भी क्या निकल गया? 30। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान से देखो, अगर तुम स्मार्ट होते तो यूं ही बना देते आंसर, लेकिन चलो कोई नहीं, मत स्मार्ट बनो, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। मान लो इसका नाम था E। अब तुम क्या कहोगे कि जितना म्यू साइन यहाँ उतना म्यू साइन यहाँ, तो √3 साइन R2 इक्वल टू 1 साइन E। जितना म्यू साइन यहाँ उतना म्यू साइन यहाँ, तो √3 इंटू साइन R2 कितना है? 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन E। बस, तो साइन E का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? √3/2, बिकॉज साइन 30 कितना हो गया? हाफ। तो बोलो बच्चों E का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। वैसे मैं आपको बताऊं इसका एक टेक्निक कि भाई सिमेट्री को फॉलो करेगा। अगर ये 60 ये 30, अगर ये 60 और ये 30, तो सुनते जाना। तो अगर इस केस में, अब यहां पर देखो, अगर ये 30 था तो इसको 60 होना पड़ेगा। इस सिमेट्री को ध्यान देना, ये 60 ये 30, तो अगर ये केस में अगर ये मान लो 30 है तो इसको 60 होना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ एमर्जेंट निकल गया बच्चों 60 डिग्री।
ये टेक्निक को याद रखना बड़ी काम का टेक्निक है। तो ये 60, ये 30, और मान लो ये 30 ही एंगल था, तो अगर ये 30 हो गया तो इसको 60 होना पड़ेगा, बात खत्म। फिर बात को समझो, हमसे दो चीजें पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इमर्जेंट निकाल लिया, अब मुझसे पूछा गया एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस E माइनस ए। बहुत अच्छी बात, I क्या है बच्चों 60, E क्या है बच्चों 60, और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है 60। तो भाई कितना हो गया एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री, बस बात खत्म। सिंपल बात बता रहा हूं, सिंपल चीजों को समझने की कोशिश करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप ट्राई लो, फिर मैं बात करूंगा आपसे। चलिए जल्दी ट्राई करिए, फिर हम बात करेंगे इस पर। यहां पर भी वही बात पूछा कि एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होगा और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। बिल्कुल आसान सी बातें हैं बच्चों। यहां भी लाइट यू निकलेगा, तो ये हो गया बच्चों R1। क्या हो गया R1, यही आपने किया। तो आप क्या किए होगे, जितना म्यू साइन यहां उतना म्यू साइन यहां, तो 1 साइन 45 डिग्री इज √2 साइन R1। यस, साइन 45 इज 1/√2 इज √2 साइन R1। तो मेरे बच्चे बस बता दो, रुको मत, क्या साइन R1 का वैल्यू हो जाएगा ओनली हाफ, बिकॉज √2 नीचे जाएगा तो 1/√2 गुना √2 मतलब 1/2। तो भाई R1 क्या हो गया, जल्दी बता दो, 30 डिग्री। अब देखो R1 निकल गया 30 डिग्री, R1 निकल गया 30 डिग्री। तो बच्चों मैं क्या बोलने वाला हूं कि A बराबर R1 प्लस R2। तो बच्चों हमें पता है एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 75 डिग्री और R1 निकाल लिया 30 डिग्री। तो बताओ R2 कितना हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। R2 कितना हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ये हो गया R2। हो अब मुझे बताओ, मुझे तो चाहिए एंगल ऑफ इमर्जेंट। भाई एंगल ऑफ इमर्जेंट कैसे निकालोगे, तो मैं क्या बताया था, जितना म्यू साइन यहां उतना म्यू साइन यहां, जितना म्यू साइन यहां उतना म्यू साइन यहां। तो मैं कह सकता हूं √2 साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 साइन E, 1 साइन E, √2 इंटू 1/√2, √2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू साइन E। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो मैं कह सकता हूं साइन E इक्वल टू 1, इसलिए E इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट भी आ गया। अब मुझे बताइए एंगल ऑफ इमर्जेंट आ गया और हमसे पूछा क्या गया था डेल्टा। डेल्टा इज I प्लस E माइनस A। I क्या है 45, E क्या है 90 डिग्री और A क्या है 75 डिग्री। बस सॉल्व कर दिए और आ गया डेल्टा का वैल्यू। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया है बच्चों। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि हर बच्चे जिसको फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है उसका फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकने देंगे। ये हम पूरा का पूरा मन लगा के बैठे हुए हैं बच्चों, पूरा का पूरा मन में सोच के बैठे हुए हैं कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि नीट के एग्ज़ाम में इसको पूरे के पूरे सपोर्ट कर सके। तो थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत आप लोगों का है मुझे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सके ताकि हर बच्चे को मेरा वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि आप कहोगे कि सर ज़्यादा बातें आज करने लगे हो। नहीं, आपने मुझे बड़ी भावुक कर दिया, बहुत भावुक कर दिया है। आपने जो पिछले वीडियो में कमेंट्स किए, आपने इतना अच्छा मेरे को कमेंट्स किया, बोले कि सर बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक। भाई यहाँ देखिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, द एंगल ऑफ इमर्जेंट फ्रॉम द प्रिज्म इज। कोई बात नहीं बच्चों, अब मान लीजिए लाइट ऐसे निकल गया, ऐसे आया था। ये क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी पूछा हुआ था, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीटेड हो। तो भाई एंगल ऑफ इमर्जेंट पूछ रहा है, आप क्या बोलोगे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री था
देख रहे हो, नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बनाया, तो R1 क्या हो जाएगा, जीरो। R1 क्या हो जाएगा, जीरो। भाई जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो R1 भी जीरो। और आप जानते हो कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, R1 प्लस R2। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, R1 प्लस R2। अब मुझे आप ये बताओ कि एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, कि ये वाला है। अच्छा ये वाला है, क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट सरफेस है और ये एमरजेंट सरफेस है। इसके बीच के जो एंगल होंगे वही तो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 है जीरो, तो R2 कितना हो जाएगा बच्चों, R2 हो जाएगा 30 डिग्री। बस हमें करना क्या है, हमसे एंगल ऑफ एमरजेंट पूछ रहा है, तो आप जानते हो कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। यहाँ का एंगल मुझे पता लग गया कि जो एंगल ऑफ यहाँ का जो एंगल है वो निकल गया 30 डिग्री। जब एंगल यहाँ का निकल गया तो यहाँ का एंगल तो निकल ही जाएगा भाई। कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि जितना म्यू साइन यहाँ उतना म्यू साइन यहाँ, जितना म्यू साइन यहाँ उतना म्यू साइन यहाँ। तो √3 इंटू साइन R2 इज 1 साइन E। जितना म्यू साइन यहाँ उतना म्यू साइन यहाँ। √3 गुना हाफ इज साइन E। साइन E इक्वल टू √3/2। इसलिए एंगल ऑफ एमरजेंट इज 60 डिग्री। मुझे उम्मीद है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि एंगल ऑफ एमरजेंट जो है वो 60 डिग्री था। चलिए टॉपिक आगे बढ़ाएं बच्चों। मैं धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ाते जा रहा हूं। मैं इसको भी आगे समझाऊंगा कि क्या होता है कंडीशंस फॉर नो इमरजेंस, कंडीशंस फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस और कंडीशन फॉर इमरजेंस। ये बातों को थोड़ा सा आगे और बढ़ाने की कोशिश करूंगा, पढ़ाऊंगा तब समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको और पहले समझा देता हूं, और उसका नाम है मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन का एक फार्मूला होता है, बस आप इस फार्मूला को याद रखें कि म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। आप जब भी मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन आएगा बच्चों तो यकीन मानिए आपके क्वेश्चंस इसी पे बन जाएंगे। मिनिमम डेविएशन की कुछ कंडीशंस होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंट होता है और R1 और R2 बराबर होता है। बस इसको याद रखिएगा, बड़ी काम का रिजल्ट बताया मैंने। जब जब मिनिमम डेविएशन की कहानी होगी तो यही दोनों कहानी होगी और उस कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसका ग्राफ। यहां दे देगा मिनिमम डेविएशन और यहां लिखेगा I या E, I और E। ध्यान दीजिए इस ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ साबित हो सकते हैं इस साल। इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। अच्छा एक बात समझना, इस ग्राफ की कहानी पूरा समझने की कोशिश करना। ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ये ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल मतलब क्या, ऐसा पैराबोला, ये ऐसा पैराबोला, ये सिमेट्रिकल बिल्कुल नहीं है, ये असिमेट्रिकल है। इसका ये मतलब है, जरा समझने की कोशिश करिए। अब इसका क्या मतलब है, मतलब समझाता हूं, शायद जल्दी समझ में आएगा चीजें। ये वो कंडीशन है जहां I और I E बराबर है, तो इस कंडीशन को कहते हैं मिनिमम डेविएशन। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई एंगल दे रखा है I और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये एंगल ऑफ एमरजेंट था, तो ये जो सेपरेशन देख रहे हो, ये सेपरेशन और ये सेपरेशन सेम नहीं होगा, ये सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया हूं मैं, और ये हो सकता है ये ग्राफ ही पूछ ले आपको। फिर बात करिएगा, अब यहां पर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के दौर में फिर से वापस आइए, क्या कहना चाह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक प्रिज्म दे दिया, एक प्रिज्म दे दिया बच्चों, और इस प्रिज्म के बारे में कुछ बोला कि इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है बच्चों, इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है 30 डिग्री और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है √2। एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। कह रहा वन ऑफ द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज मेड अ मिरर। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको सिल्वर कोटिंग कर दिया है, मैं इसको मिरर बना चुका हूं।
अब आपको आगे क्या बोला गया, क्वेश्चन को पढ़ते चले जाए। A beam of monochromatic light is entering the prism from the other face will retrace its path। मतलब मेरे कहने का, एक लाइट ऐसे जा रहा था और ये लाइट जब इस पर गिरेगा, तो ये रिट्रेस कर जाता है, सुनने की कोशिश करेगा। जब ये लाइट इस पर गिरता है तो ये रिट्रेस कर जाता है, मतलब जैसे गया था वैसे ही वापस आया। भाई ये कब हो सकता है, जरा सोचो, ये कब हो सकता है? जब इस मिरर पे ये नॉर्मली फॉल करे, जब ये मिरर पे ये नॉर्मली फॉल करे बच्चों, जब इस मिरर पे ये नॉर्मली फॉल करेगा। अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे नॉर्मली फॉल करेगा तो जैसे लाइट आया था वैसे लाइट निकल जाएगा। तब यहां पर तुम क्या कहने वाले हो? यहाँ पर तुम ये कहने वाले हो, इसका मतलब यहाँ का जो एंगल है, इस एंगल को क्या कहते हैं? R2। क्या कहते हैं बच्चों? R2। तो R2 का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज नॉर्मल के साथ तो 0 बनाया था। अब तुम जानो R2 0 हो गया तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या लिखोगे आप? R1 प्लस R2। R2 0 तो R1 ए क्या हो जाएगा? ये तो दे रखा है मुझे 30 डिग्री। R1 प्लस 0 तो R1 क्या हो गया? 30 डिग्री। तो हमसे बोला क्या गया कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा प्रिज्म पर, मतलब ये एंगल पूछ रहा है आपसे। तो कोई सुने यार, ये हमने एंगल निकाल लिया R1, ये एंगल निकाल लिया R1। अब तुम बताओ, अगर ये एंगल पता है तो ये एंगल नहीं निकलेगा हमसे, यूं ही निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? जितना म्यू साइन यहाँ उतना म्यू साइन यहाँ। तो मैं कह सकता हूं 1 sin I इज √2 इंटू साइन R1। मतलब साइन I इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 डिग्री। और अब क्या बोलने वाले हो? साइन 30 इज हाफ इज साइन I। तो साइन I इक्वल टू 1/√2, तो I इक्वल टू 45 डिग्री। बस आ गया समझ में? इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 45 डिग्री होगा। एक बार दोबारा समझाता हूं। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि लाइट यूं गया और इस सरफेस को जो उसको मैंने सिल्वर्ड कर रखा था उससे ये रिफ्लेक्ट मार दिया और रिट्रेस हो गया, जैसे आया था वैसे निकल गया। तो ये कब संभव होगा? जब इस मिरर पे ये नॉर्मली फॉल कर रहा होगा। और अगर मिरर पे नॉर्मली फॉल करेगा बच्चों, ऐसे फॉल करेगा, तो क्या कह सकते हो कि R2 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। भाई ये एंगल तो 0 हो जाएगा, नॉर्मल के साथ एंगल 0 बना लिया। और अगर R2 0 होगा तो R1 कितना होगा बच्चों? तो कहोगे A इक्वल टू R1 प्लस R2। R2 0 तो R1 जो होगा वो A के बराबर हो गया। मैंने R1 भी निकाल लिया और जैसे ही R1 निकला तो ये एंगल भी निकल जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं जितना म्यू साइन यहाँ उतना म्यू साइन यहाँ। बस हो गया, टॉपिक खत्म। आगे बढ़ते। अब यहां पर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आ रहा है। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज A। मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो A है। वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड कोटिंग। चलिए इसको एक सरफेस को फिर से सिल्वर्ड कोटिंग कर दिया। बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जैसे मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर, जो दिख रहा है बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अच्छा, लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2A। लाइट को मैंने ऐसे फॉल करवाया था, कितने एंगल के साथ? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 2A। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 2A। रिटर्न बैक टू द सेम पाथ। अच्छा, यही तो क्वेश्चन है, रिटर्न बैक टू द सेम पाथ। इसका मतलब इस मिरर पर ये नॉर्मली फॉल करना चाहिए, इस मिरर पर ये नॉर्मली फॉल करना चाहिए। इसका मतलब मेरे बच्चे, इस मिरर पर ये नॉर्मली फॉल कर गया। देखो कैसे, ऐसे फॉल किया, इस मिरर पर ये नॉर्मली फॉल कर गया। इसका ये मतलब है, फिर से बोलो, R2 का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। तो R1 का वैल्यू कितना? A। क्यों? R2 0, A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू हो गया A। R1 का वैल्यू कितना हो गया? A। अब आप मुझे बताओ, अगर R1 निकल गया A, तो हमसे पूछ क्या रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। क्यों सोच रहे हो यार, क्यों बताओ? जितना म्यू साइन यहाँ उतना म्यू साइन यहाँ।
तो 1 गुना साइन 2a, 1 गुना साइन 2a, 1 गुना साइन 2a इज इक्वल टू म्यू गुना साइन a। बायो वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे थोड़ी मैथ्स गड़बड़ कर देते हैं आप लोग, आपको ये बात याद कर लेना होगा। वैसे चिंता ना करिए, आपके लिए मैं 2 घंटे का एक वीडियो शूट कर दूंगा जिसमें मैथमेटिकल टूल्स का नाम ले लूंगा, और मैथमेटिकल टूल्स जो ग्राफ से रिलेटेड वगैरह वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम होगा वो भी आपको दूर कर दूंगा। चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 गुना साइन 2a इज म्यू गुना साइन a। साइन 2a होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन a कॉस ए इज इक्वल टू म्यू साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप क्या जवाब दोगे? म्यू का वैल्यू कितना आ गया? 2 कॉस ए। आपको इस बात को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहां से आया। ये सारी चीजें आपको मैथमेटिकल टूल्स में सारा चीजें समझा दूंगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर में मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा और आपको मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मैं यकीन दिलाता हूं 160 से कम नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बताना नहीं चाहता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ये चीजें थोड़ा सही नहीं होता है, लेकिन सच्चाई अगर जानोगे तो हिल जाओगे। अभी जो मैंने टेस्ट सीरीज बनाया था, उस टेस्ट सीरीज के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे क्वेश्चंस, मतलब मैं हैरान था देख करके। जो इस बार जेईई मेन ने जो क्वेश्चंस दिया था वो सीरियल वाइज वहां से कॉपी मार दिया था। मैं भी हैरान था, यार ये क्या हो गया, ऐसे कॉपी पेस्ट किया जाता है क्या? मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीजें बोलना, बच्चे ट्रस्ट करें कि ना करें, लेकिन ये बात वादा है मेरा, थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो, थोड़ा ट्रस्ट करके देखना मेरे बच्चे। 160 ना दिलाओ तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, वादा है मेरा। थोड़ा ट्रस्ट करके देखो, बस थोड़ा सा मेरे लिए। बस मैं पढ़ाना जानता हूं बच्चे, मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता। मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं आपको, मैं बहुत अच्छा ऐड नहीं कर सकता, वो नहीं आता वो सब चीजें। बस मैं बच्चों से जुड़ा हुआ रहने वाला टीचर हूं, मैं आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूं। वादा है 20 तारीख से पहले आपको 160 से ज्यादा स्कोर करवा के मानूंगा। और विद इन 1 से 2 दिन के अंदर में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, उसमें सारा PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सामने में फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस बार आ जाएगा, इस बार आने के पूरे चांसेस हैं, पूरे के पूरे चांसेस। यहां क्या कह रहा है? द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। रिफ्रैक्टिव एंगल क्या दे रखा है? ए। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज cot a/2। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्या सिखाया था एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला? म्यू इज साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a/2। ध्यान दीजिएगा, यहां म्यू का वैल्यू दे रखा है cot a/2। cot a/2 इज साइन a प्लस, अब यहां पर देखो एंगल ऑफ प्रिज्म ए ही दे रखा है, डेल्टा मिनिमम बाई 2 साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो मैं कह सकता हूं cot a/2 को cos a/2 अपॉन साइन a/2। cot a/2 क्या ले सकता हूं? cos a/2 अपॉन साइन a/2। अब यहां भी था साइन a/2, आपने इसको लिखना छोड़ दिया था। अब यहां पर आप देख सकते हो कि साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, ये फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं। म्यू दे रखा है cot a/2, म्यू बराबर cot a/2, तो cot को लिख दिया cos बाय साइन, और यहां लिख दिया मैंने ऐसे। अब यहां पर आप देख सकते हो कि cos a/2 इज साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, बिकॉज साइन से साइन कैंसल आउट हो चुका है। क्या बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हो? साइन 90 डिग्री माइनस a/2। मेडिकल वाले बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इतना कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं, आपको ये चीज़ आपको समझा दूंगा एक मैं मैथमेटिकल टूल्स वीडियो में, तो ये दिक्कत नहीं होने वाले। साइन π/2 माइनस a/2 इज साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2
अब दोनों को इक्वेट कर लीजिए, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इज ए बाई टू प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू। बस इसको और इसको इक्वेट कर लिया, ये इधर जाएगा तो क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस ए, कारण ए बाई टू इधर जाएगा तो माइनस ए बाई टू इज डेल्टा मिनिमम बाई टू। तो बताइए मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई माइनस टू ए बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने आ रहा है, थोड़े ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहां पर भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। ये रहा एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, ये दे रखा है 45 डिग्री। इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा। तो भाई अगर मिनिमम डेविएशन की बात किया है, मिनिमम डेविएशन की बात किया है तो भाई म्यू कितना होगा, और मिनिमम डेविएशन के केस में कहानी सोचो। तो मिनिमम डेविएशन की पहले कहानी समझाओ हमें तो समझ में आएगा। मिनिमम डेविएशन की 2 ही कहानी होती है, तीसरी कहानी तो मैंने देखा नहीं, कौन कौन सा, सोचो और जवाब दो। मिनिमम डेविएशन की कहानी होती है बच्चों, मिनिमम डेविएशन की कहानी होता है कि एंगल आई और एंगल ई बराबर होना चाहिए, और एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2 होना चाहिए, बात खत्म, यही होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 45 डिग्री, तो तुम बताओ एंगल ऑफ एमर्जेंट कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। मिनिमम डेविएशन की यही 2 कहानी होती है, इसके कोई अलावा कोई कहानी नहीं होती। तो मुझे जल्दी जल्दी बताओ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता क्या है, I प्लस ई माइनस ए। आई और ई बराबर है, तो ये 45 प्लस 45 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, तो 90 में से 60 हो गया 30 डिग्री। तो ये रहा एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री। तो भाई एंगल ऑफ डेविएशन तो हमने निकाल लिया, अब एंगल ऑफ डेविएशन तो निकाल लिया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है, या तो ये सही या ये सही है। तो हमसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, सिंपल है यार, सिंपल। अब जरा सोचो कैसे, अगर एंगल आप ए की बात करते हो तो R1 प्लस R2, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है 60 डिग्री है, मिनिमम डेविएशन केस में R1 R2 बराबर होगा, तो R1 हो गया 30 डिग्री, R1 भी हो गया 30 डिग्री, अब ये एंगल भी हो गया 30 डिग्री। तो क्या मेरे बच्चे बाप से नहीं निकल पाएगा, आराम से निकलेगा। कैसे निकालोगे, 1 sin 45 डिग्री इज म्यू sin 30 डिग्री, sin 45 इज 1/√2, म्यू गुना sin 30 इज 1/2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो बोलो म्यू का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, √2। मुझे भरोसा है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे बच्चों। तो बच्चों इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर के ऊपर में। तो भाई मिरर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर में प्रॉब्लम्स। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे कि आप जानते हो एंगल ऑफ डेविएशन के थोड़े बेसिक समझ लो पहले आप। मान लो एक मिरर था बच्चों, ये मिरर था, और आप कहोगे कि ये अच्छा ये मिरर है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। एक लाइट को मैंने ऐसे भेजा था बच्चों, ऐसे यूं। जरा सोचिए डेविएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, हमारी जिंदगी में परिवर्तन, हमारी जिंदगी में परिवर्तन। अच्छा हमारी जिंदगी में परिवर्तन क्यों आता है, सोचो। ऑफ कोर्स किसी न किसी के आने से। ऐसा ही हुआ है इस रे के साथ। रे अगर मिरर नहीं आता तो सोचो ये रे किधर जाता। तुम कहते कि सर ये रे तो बिल्कुल ऐसे चला जाता, लेकिन इस मिरर के आते ही इस रे की जिंदगी में परिवर्तन सा हो गया और जाना चाहता था ऐसे,
और चला गया मेरे बच्चे ऐसे। तो ये जो आप एंगल देख रहे हो बच्चों, ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये एंगल, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा, इन तीनों का जो सम होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। जैसे कि मैं जानता हूं आई और आर बराबर है बच्चों, तो मैं कह सकता हूं 2i प्लस डेल्टा इज पाई, 2i प्लस डेल्टा इक्वल टू पाई बिकॉज i इक्वल टू आर। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा बच्चों? पाई माइनस 2i। आपको ये बातें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन थोड़े अच्छे से पढ़ के जाइए आप लोग। तो चलो देखो इसको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस कर लें इसको। अब हमें करना क्या है, मान लीजिए एक लाइट को हमने 30 डिग्री एंगल के साथ भेजा था और मैंने पूछा कि बताइए कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो सिंपल सा जवाब है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, यही डेविएशन हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन? पाई माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री में से 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। जरा सोचिए एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा एक चीज हमें और ध्यान देना होगा यहाँ पर कि यह जो डेविएशन हुआ है ये आंटी है कि अंकल है। अच्छा सोच रहे होगे आंटी क्या है अंकल क्या है? आंटी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, अंकल मीन्स क्लॉकवाइज, ये मैं ऐसे बोलता हूँ। तो चलो देखो, लाइट जाना चाहता था ऐसे और चला गया ऐसे, तो बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? ऑफ कोर्स दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो सिंगल में दिक्कत नहीं होता, जब डबल आता है तो इसमें थोड़े से बच्चे दिक्कत करता है। मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है बच्चों। अब आप यहाँ पर देखो 2 मिरर दे दिया हमें, ये एंगल थीटा है, कोई भी एंगल दे दो, चलो मैं इस एंगल का नाम देता हूं 60 डिग्री। आपके सामने में स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा देखो आप एंगल है 90 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री, सुनते जाइए बस। आपको जो टेक्निक बता रहा हूं उस टेक्निक को ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन यूं उड़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देगा बच्चों, एक लाइट को मैंने ऐसे भेजा था, कितने एंगल से भेजा था? कुछ एंगल दे दो, कुछ आम इमली कटर कुछ दे दो, 45 डिग्री। एक लाइट को भेज दो यार, कुछ एंगल के साथ भेज दो, दे दो एंगल कुछ भी, 45 डिग्री कुछ भी दे दो। फिर से मैंने लाइट को भेजा था, कुछ एंगल दे दो 45 डिग्री, 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ दे दो। पूछा जाएगा कि इसकी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, नेट डेविएशन क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर लाइट 2 बार रिफ्लेक्ट करेंगे, 2 बार इसका नेट डेविएशन निकालना पड़ेगा। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतना करने बैठोगे। मैं स्मार्ट तरीका, स्मार्ट बच्चों के लिए बिल्कुल स्मार्ट तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। आपको करना क्या है बच्चों, सिंपल सा तरीका देखिएगा, बस आपको इतना देखना है, आपको बस इतना देखना है और आपको बस इतना देखना है। ये देखिए आपको ये अंकल दिख रहा है कि आंटी दिख रहा है, जल्दी बताइए ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ऑफ कोर्स क्लॉकवाइज है, ऑफ कोर्स ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है। बस इतना ही ध्यान देना है। अब आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। ये जो एंगल होगा, चाहे ये एंगल कुछ भी हो, ये जो 2 मिरर के बीच का एंगल होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छा जी। अगर लाइट आ रहा था अंकल, अगर लाइट आ रहा था अंकल तो आंसर होगा आंटी, बस बात खत्म। अगर लाइट आ रहा था अंकल तो आंसर दे दो आंटी, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बात खत्म। एक बात मैं आपको और बताता हूं कि 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री मतलब 240 डिग्री, और ये 240 डिग्री फिर क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। जरा सोचिए, खुद सोचिए बच्चों,
कि अगर आपने 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बताया, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बताया, तो आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो बच्चों कि ये एंगल क्या हो गया? जब ये 120 है तो ये कितना होगा? 240। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एंगल निकल गया, उसको 360 से घटा दीजिए, जो एंगल आएगा वो दूसरे सेंस में हो जाएगा। तो अगर ये 120 आंटी है तो 240 क्या लिखोगे इसका आंसर? अंकल। दोनों में से कोई एक आंसर है, दोनों ने लिखा रहेगा, क्वेश्चन में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, ये दोनों के बीच, मिरर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो हो गया 180 डिग्री। अब आप देखो, लाइट आ रहा था अंकल, तो आंसर होगा आंटी। इसका एक और आंसर क्या होगा? 180 डिग्री अंकल। बात खत्म। यहां बताओ दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 60 डिग्री। अगर लाइट आ रहा था अंकल, तो आंसर क्या होगा? आंटी। बस बात खत्म। तो पहला तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस बार, अगर आ जाए तो पूरी संभावनाएं है कि डेविएशन से ऊपर में क्वेश्चन देना चाहिए। अभी मैं 2-3 बातें और समझाऊंगा, उसमें जो सबसे बेस्ट लगेगा वही 2-3 में से कोई एक चीजें पूछी जा सकते हैं। चलिए और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बच्चों, थोड़ी सी और बातें हम लोग और कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, अपने को एक बात और समझना होगा, क्लॉक टाइप प्रॉब्लम ये भी पूछे जाते हैं कई बार। तो मैंने कहा कि मान लीजिए एक घड़ी है, ये रहा, इसको मैंने मिरर के सामने रख दिया और इसमें बज रहे थे 7:20 ठीक है, बहुत अच्छा जी। मैंने पूछा कि बताइए इसका इमेज में क्या समय हो रहा था। आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जो भी टर्म्स होगा उसको 11:59 में से, मतलब 12 बजे में से उस समय को घटा देना। उस समय में से इसको घटा दो, जो भी समय आएगा वो इमेज का समय होगा। कई बार ऐसा क्या होगा, इमेज का समय दे रखा होगा और रियल समय पूछा जाएगा, तो कोई बात नहीं, तब भी यही काम करना कि 11:59 और 60 में से उस समय को घटा दो। जैसे ही घटाया तो ये हो गया 30, ये हो गया 39 और ये हो गया 4। इसका मतलब इस घड़ी के इमेज में 4:39 और 30 हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ चुका है। फिर मैं तीसरी बात ये बता रहा हूं मैं बच्चों, कई बार ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज से रिलेटेड। आपको ये बातें याद रखना चाहिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इसको जरूर फॉलो करिए कि VR = 2VM - VO। VI इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, VM इज वेलोसिटी ऑफ मिरर और VO इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जैसे कि तुम ध्यान दो, जैसे तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मिरर की तरफ दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, मिरर भी दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो पूछेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। डोंट वरी, मिरर की वेलोसिटी दे रखा है 2, मैंने पुट कर दिया 2। मेरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखा है 5, मैंने पुट कर दिया 5 और वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज और पूछा जाता है, नंबर ऑफ इमेज टाइप की प्रॉब्लम्स। नंबर ऑफ इमेज टाइप की कैसे प्रॉब्लम्स आपको दिए जा सकते हैं, आइए जरा इस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहेगा कि 2 मिरर है, अब तो जानते हो कि दोनों मिरर के बीच में कुछ दे रखा है सेपरेशन, मान लो 10 मीटर दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छा जी। ये जो आप देख रहे हो ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर था, ये A था और ये B था। तो पूछा क्या जाता है कि भाई पहला 4 इमेज A का बताओ, पहला 4 इमेज B का बताओ, या कोई भी ऐसा कुछ भी बात करेगा। इसका एक टेक्निक बताता हूं, हमेशा याद रखो। क्या करो, यहां पर मिरर A का नाम रख दो और यहां पर मिरर B का नाम रख दो। मिरर A के लिए बोलो कितने डिस्टेंस पर है, 4 मीटर, तो लिख दो 4। और अगर ये 4 है तो बच्चों ये क्या होगा, 6। ऑफ कोर्स पूरे 10 तो है, तो यहां लिख दो 10। अब यहां क्या लिखोगे बच्चों, 6। अब ध्यान देना जो बात मैं बोलने जा रहा हूं। अब ये जो सेपरेशन है उसको ऐड करते जाओ डायगोनली। देखो कैसे, 4 + 10 14, 6 + 10 16, 16 + 10 26,
14 प्लस 10 24, 24 प्लस 10 34, 36। इस प्रकार से इमेज बनते चले जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए पूछा जाए कि बताइए मिरर बी का सेकंड इमेज कहां बना, मिरर बी का सेकंड इमेज कहां बना, योर आंसर इज 14 मीटर। बिल्कुल खत्म। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। यह बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर एक मिरर को थीटा एंगल रोटेट करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो 2 थीटा रोटेट कर जाएगा। एक बात और ध्यान देना, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसी बात पूछेगा कि अगर हम इंसिडेंट रे को थीटा घुमा दिए तो रिफ्लेक्टेड रे पर क्या असर पड़ेगा, तो कहोगे रिफ्लेक्टेड रे भी सेम घूमेगा लेकिन उसके डायरेक्शन पलट जाएंगे। अगर मैं इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा उतना ही एंगल के साथ। अब बिना कुछ बातें किए हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मिरर है, देखो ऐसे ऐसे। लास्ट लाइन देखो क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करूंगा, मान लेता हूं पहली बार के रिफ्लेक्शन में ये x डिस्टेंस कवर करता है, तो भाई पहली बार के रिफ्लेक्शन कवर करने में ये x डिस्टेंस कवर करता है, ये 30, तो बच्चों ये भी 30 हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि 1030 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बेस कितना है देखो, यहां से यहां तक 0.2, तो बच्चों हम कह सकते हैं x इक्वल टू 0.2 बाई रूट 3, बिकॉज 1030 इज 1/√3। अब आप मुझे बताओ, एक बार के रिफ्लेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो इतने डिस्टेंस कवर करने में कितने बार रिफ्लेक्ट करेगा, यूं 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 करता रह जाएगा बच्चों। तो मैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालूंगा तो क्या कहूंगा, पूरा लेंथ बाय एक बार के रिफ्लेक्शन वाला डिस्टेंस। पूरा लेंथ क्या है बच्चों, 2√3। एक बार के रिफ्लेक्शन क्या है, 0.2 अपॉन रूट थ्री। ये से ये चला जाएगा 2 10 20। मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर हो जाएगा 30। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थोड़ी समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं थोड़ी जल्दी कवर करने का, क्योंकि अगर बहुत स्लो चलेंगे तो बच्चे आपके पास समय नहीं है, हम क्या करें, हम मजबूर है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो। मैं थोड़ा उतना भी स्पीड नहीं कराऊंगा, हल्का तो स्पीड थोड़ा सा तो चलता है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड ईच अदर। अच्छा, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर M1। मान लो ये M1 था और ये M2 था। एक लाइट को मैंने M1 पे इंसिडेंट करवा दिया था, बहुत अच्छी बात है भाई। एंड पैरेलल टू द सेकेंड मिरर, मतलब ये दोनों पैरेलल थे, बहुत अच्छी बात। इज फाइनली रिफ्लेक्टेड, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट कर दीजिए। फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मिरर M2 एंड पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर M1। बहुत अच्छी बात है। अब जरा समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चों कि एक लाइट जो है वो इस मिरर पे वो इंसिडेंट हो रहा है, जो कि M2 के पैरेलल था। यहां से रिफ्लेक्ट होता है, यहां जाता है, फिर जो रिफ्लेक्ट होता है वो M1 के पैरेलल हो जाता है। तो बताइए एंगल बिटवीन मिरर्स क्या था। आपको ऐसे समझना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। पूछो क्यों, बिकॉज आप जानते हो, अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे, कि ये और ये पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा, और ये दोनों भी पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। अब बहुत ईजी है, आसानी से बना सकते हैं। ये थीटा तो बच्चों ये 90 माइनस थीटा, ये तो तुम जानते ही हो 90 डिग्री एंगल है वो, और ये 90 में से थीटा तो ये भी 90 में से थीटा। कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और तुम तो जानते हो कि ये नॉर्मल है। अगर ये 90 में से थीटा तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। सेम एज इट इज यहाँ भी घटना, ये रहा नॉर्मल, ये थीटा तो 90 में से थीटा, और ये 90 में से थीटा तो ये भी 90 में से थीटा, और ये 90 में से थीटा तो ये हो गया थीटा। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, फिर से देखो, ये थीटा तो 90 में से थीटा,
ये 90 में से थीटा तो ये भी 90 में से थीटा, ये पूरे एंगल 90 था तो ये 90 में से थीटा तो ये थीटा हो गया। थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा इज 180 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़े और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, आंसर याद कर लेना। मान लो मेरी बात, मान लो मेरे बच्चे, ये बात मान लो, सबसे ज्यादा अति संभावित क्वेश्चन में से अगर कोई एक है मिरर का तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि मिरर है, इसके सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एक इसके सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके सामने में बच्चों कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि एल लेंथ पे होगा, और वहां से उसके और 12 डिस्टेंस पे, यहां से 12 डिस्टेंस पर एक लड़का ऐसे मूव करता है, इसी के पैरेलल मूव कर रहा है। तो कितने ग्रेटेस्ट हाइट तक जाए ताकि इसकी इमेज, इस सोर्स की इमेज इसमें देख सके। मैं इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा ऐसे समझता हूं कि लाइट मान लीजिए ऐसे गया था और यहां पहुंचा था, मान लीजिए लाइट ऐसे गया था और ऐसे पहुंचा था, भाई यहां भी देख लेगा, इसका आंख यहां पर है, और जब यहां पहुंचेगा तब भी देख लेगा ये। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, या हल्का सा ज्योमेट्री यूज करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझिएगा, हल्का तेजी चल रहा हूं मैं। बच्चों तुम जानते हो कि मान लो कि ये x है तो ये x1 नाम देता हूं, मान लो बच्चों कि ये y है तो y1 नाम देता हूं। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये x है तो ये तो x होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी x है। ऐसे ही y है तो ये भी y होगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इन दोनों ट्रायंगल को देखता हूं, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। मैं ऐसा सोचता हूं कि x1 बाय x इज इक्वल टू 12 बाय l। ये ट्रायंगल लिया मैंने, ये ट्रायंगल देख रहे हो और ये ट्रायंगल देख रहे हो, x1 बाय x इज 12 बाय l। बस सॉल्व कर दीजिए, x1 इज 2x। ऐसे तो मुझे बताओ y1 क्या हो गया, 2y। और क्या बोलोगे, ध्यान दो कि ये हो गया 2x, ये हो गया इसी प्रकार से 2y, जैसे इसमें लिया था ऐसे मैंने यहां पे लिया था। अब जानते हो कि ये है y, ऐसे ये था x, तो ये पूरा कितना है सोच के देखो, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, 2x प्लस एक्स 3x, 2y प्लस वाई 3y, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई। और मिरर की चौड़ाई बताओ कितना है, x प्लस वाई। इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू d दे रखा है, तो भाई कितने हाइट तक जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई मतलब 3d, बिकॉज x प्लस वाई का वैल्यू क्या था, d। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, थोड़े टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस रख रहा हूं, इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा, खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा। और आपसे हो जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि अगर इसका नहीं होता है तो मैं आपको फिर से सॉल्यूशन बना के भेजूंगा। मैं आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स उसमें लिया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं, आप खुद ट्राई करके देखो, नहीं बनता है तब मैं डिस्कस करूंगा। एक ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन तो अभी मैंने करवा ही दिया था, अभी जस्ट वही वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना। ओके, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ऐसे एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी जो है ये भी आपको मैंने समझाया एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर में, कि भाई क्या कह रहा है कि व्हेन द वन लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर विथ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है, तो बोला एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। क्या सिखाया था एंगल ऑफ डेविएशन, पाई माइनस 2y। बच्चों बोलो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, तो कितना आंसर लिखोगे, 120 डिग्री। इसी तरीके से आप लोग बनाते चले जाओगे। मैं एक दो क्वेश्चंस और मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको खुद ट्राई लो, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ही बताऊंगा तो तुम क्या ट्राई करोगे। अगर बाई चांस फिर भी दिक्कत होता है तो मैं तो आपके हर डाउट्स क्लियर करूंगा। आपके इस जो भी टेलीग्राम चैनल आपको अगले क्लास में मिलने वाला है, उसमें आपको हर डाउट्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। एक क्वेश्चन आपके सामने ये रख रहा हूं और एक क्वेश्चन आपके सामने ये रख रहा हूं।
मैं आपको 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिया हूं, ये आपको घर से 3-4 क्वेश्चन आप ट्राई लेना, बन जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मैं अब अगला टॉपिक पे आता हूं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स को थोड़ा सा मैं समझाने की हल्के फुल्के कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े समझना होगा। देखो 2 वेव्स है, मान लीजिए पहला वेव्स था मेरे बच्चे और ये दूसरा वेव्स था। ध्यान सुनिएगा, इस वेव का इंटेंसिटी I1, इस वेव का इंटेंसिटी I2, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2। मान लीजिए ये दोनों वेव्स इंटरफेयर किया है, ये दोनों वेव्स इंटरफेयर किया है किसी पॉइंट पर, तो जो इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। अब यहां पर आपको मैं जो समझाने जा रहा हूं, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने। यहां पर 2 बातें होते हैं बच्चों, जब ये 2 वेव्स इंटरफेयर करता है तो 2 बातें होता है, या तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है। क्या क्या बोल रहा हूं, या तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है। तो कुछ बातें समझाने जा रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव के कुछ कंडीशंस होते हैं और डिस्ट्रक्टिव का भी कुछ कंडीशन होते हैं। मैं सारी बात लिखने जा रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है 2n पाई। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव के इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो फेज डिफरेंस होता है बच्चों वो होता है 2n-1 पाई। कितना होता है बच्चों, 2n-1 पाई। अब ध्यान दीजिएगा, 1-2 बातें और समझा रहा हूं। यहां पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 जो भी कुछ, और यहां पर n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 लेना होगा बच्चों। अब आपको ध्यान समझना होगा, जब जब 2 वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 2n पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस करेंगे, जब जब 2 वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस होगा तो फेज डिफरेंस 2n-1 पाई होगा। अब जरा समझने की कोशिश करो, फेज डिफरेंस अगर 2n पाई है तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा मेरे बच्चे, n लैम्डा। क्या होगा, n लैम्डा। और ऐसी जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जब फेज डिफरेंस इतना था तो पार्ट डिफरेंस कितना लिखोगे, 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये बात याद रहना है आपको, ये सब सारी बातें याद करना होगा, इतनी बातें तो याद होनी चाहिए। अब जब देखो, जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसको कहते हैं मिनिमा। क्या कहते हैं बच्चों, मिनिमा। वहां ब्राइट स्पॉट बनता है और यहां पर डार्क स्पॉट बनता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपको एक मास्टर की देने जा रहा हूं। कभी भी इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो सिखाता हूं वही सीखना। I max का फॉर्मूला होता है वैसे I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, ठीक है, ये I max का फॉर्मूला है बच्चों। और I mean का फॉर्मूला क्या होता है वो भी सुन लेना बच्चों, I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2, ये I mean का फॉर्मूला है और ये I max का फॉर्मूला है। क्या मेरी बात याद रहेगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था बच्चों, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता था √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। बस बात खत्म। अब आप ध्यान से देखोगे, जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूं कि आप क्या करो, इस फार्मूला को हमेशा यूज करो। I max बाई I mean। जब भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो मैंने मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन देखा है बस इसी पे क्वेश्चन देखा है। जो बच्चा इसको ध्यान रखेगा उससे क्वेश्चन बन ही जाएगा। I max बाई I mean होता है अंडर रूट में I1 बाई I2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में I1 बाई I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस। क्या मेरे बच्चे इतना भी नहीं याद कर सकते हो कि अगर इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है तो I max बाई I mean निकल जाएगा, I max बाई I mean गिवन है तो इंटेंसिटी का रेशियो निकल जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि A1 बाई A2 प्लस 1 अपॉन A1 बाई A2 माइनस 1 होल का होल स्क्वायर। यहां पर अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन होगा
तब भी निकल जाएगा। मैं सारी बातों का एक बात बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन बनाते वक्त बस इस फॉर्मूला को याद कर लो, अमृत है, पी जाओ पी जाओ, ये अमृत है। ये हर क्वेश्चन का दवा इसी में छुपा हुआ है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस के दौर में आते हैं बच्चों। आपके सामने पेश है सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे क्वेश्चन। Two current source produce waves of different intensity which interferes. After interference, the ratio of maximum to minimum intensity. We have given maximum to minimum intensity. बच्चों, maximum से minimum intensity क्या दे रखा है? is 16. मतलब ये 16 दे रखा है। तो पूछा क्या गया? द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स इन द रेशियो। कोई बात नहीं जी, हमें पता है ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट में I1 बाई I2 प्लस 1 अंडर रूट में I1 बाई I2 माइनस 1 होल का होल स्क्वायर। सिंपल है यार, सिंपल। अब एक छोटा सा काम ना और मैं आपको बताता हूँ बच्चों। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक काम कर लेता हूँ, I1 बाई I2 को मैं अंडर रूट में I1 बाई I2 को मान लेता हूँ x, अंडर रूट में I1 बाई I2 को मान लेता हूं x। बस हो गया, इतने से ही मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, 4/1 इज x प्लस 1 बाई x माइनस 1। बस हो गया। ये स्क्वायर था ना, तो ठीक तो है, ये 4 हो जाएगा फिर तो मैं कह सकता हूं क्या बच्चों, 4x माइनस 4 इज x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों, हम क्या देख रहे हैं, 4x माइनस 4 इज x प्लस 1। नाउ सॉल्व इट। ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5। तो x क्या हो गया, 5/3। तो जरा बताओ, x का वैल्यू तो ये है, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। तो I1 बाई I2 क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, x स्क्वायर। बस बात खत्म। इसको स्क्वायर कर दो यार, तो हो गया 25/9। योर आंसर, फाइनल आंसर 25/9। तो सिंपल से करना क्या है बच्चों, मैं एडवाइस करूंगा कि अगर तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा का रेशियो गिवन होगा और इंटेंसिटी का रेशियो गिवन करने के लिए बोले, तो तुम इस फॉर्मेट में मत जाओ, इसमें थोड़े गंदे लगते हैं देखने में। तुम इसको x मान लो, बात खत्म, और यूं ही बन जाएगा। और क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, कोशिश करो। कितना आसान क्वेश्चन है, Imax माइनस आई मीन डिवाइडेड बाय Imax प्लस आई मीन। अच्छा यहां देखो क्या कह रहा है, टू करंट लाइट सोर्स हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 2x। मतलब वी हैव गिवन I1 बाई I2 इज 2x। बस बात खत्म, ये दे रखा है ना हमें क्वेश्चन में। बोलो, अब कह रहा है Imax माइनस आई मीन, तो हम क्या बोलोगे, Imax माइनस आई मीन, Imax होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 हो माइनस आई मीन, तो माइनस I1 माइनस I2 और माइनस ऑफ माइनस प्लस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आप यहां देख सकते हो बच्चों, मैंने अभी लिखवाया था Imax का फार्मूला ये और आई मीन का फार्मूला ये। मैंने यही चीज़ों को उठा के वहां रख दिया है। तो मुझे बताओ, मुझे जल्दी जल्दी फटाफट कि मैं क्या बोलने वाला हूं। Imax माइनस आई मीन डिवाइडेड बाय Imax प्लस आई मीन। तो प्लस में कर दें तो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 मेरे बच्चे, प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2। नाउ लुक, ये से ये उड़ जाएगा और यहां पर ये दोनों गया, ये दोनों उड़ जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये हो जाएगा 4√I1 I2 और यहां लिख दोगे बच्चों, यहां लिख दोगे 2 इंटू I1 प्लस I2, 2 इंटू I1 प्लस I2, 2 दूनी 4। और हम कह सकते हैं बच्चों 2√I1 I2। अब यहां पर देखो, I1 इज 2x, I1 इज 2x I2, I1 इज 2x I2 गुना I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। I1 हैज 2x I2 और प्लस I2। नाउ फाइनली सॉल्व, तो क्या डाटा मिल गया बच्चों, 2√2I2 2√2x
2√2x(i2). यहां देखो ध्यान से, मैं i2 कॉमन लेता हूं बच्चों, तो 2x + 1 हो गया बच्चों। i2 से i2 कट जाएगा और बड़ी आसानी से आप रिजल्ट निकाल सकते हो यहां से, जो भी डाटा और जो भी ऑप्शंस में थे। अच्छा, अब ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल मैंने बात बताया कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। देखो, जब एक बात लिख देना Imax - Imin डिवाइडेड बाय Imax + Imin, तो हम इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे बच्चे। ऐसे में ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, तो आप इसको यूज़ कर लिया करो। देखो, फिर से एक बार समझाऊं क्या, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, फिर समझ लो। Imax - Imin, तो मैंने क्या किया है बच्चों, I1 + I2 + 2√I1 I2 माइनस Imin, तो माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ I2 माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ 2√अंडर रूट में I1 I2 डिवाइडेड बाय Imax + Imin, I1 + I2 + 2√I1 I2 प्लस Imin क्या है, I1 + I2 माइनस 2√I1 I2। यहां से देखो ध्यान, कैंसिल आउट हो गया और यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ऊपर हो गया 4, ऊपर हो गया 4√I1 I2, नीचे हो गया मेरे बच्चे 2√2 में I1 + I2, ये दो से ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो निकला क्या डाटा, 2I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 + I2। अब यहां पर तुम देख सकते हो कि I1 का वैल्यू क्या है, 2x गुना I2। क्या है बच्चों, 2x गुना I2। मैंने यहां से वैल्यू को उठाया और यहां पर सेट कर दिया, यहां से वैल्यू को उठाया और यहां सेट कर दिया। जैसे ही सेट कर दिया, I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, तो डाटा क्या मिला, 2√2x और डिवाइडेड बाय 2x + 1। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो ऑप्शंस में सामने रखा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। तो आगे बढ़िए, रुकिए मत, अब रुकना नहीं है, फटाफट बढ़ते जाना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी इन द रेशियो 9:4। दो वेव्स का इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है 9:4। तो एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर लेते हो, इसको अंडर रूट में कर दो, क्योंकि मुझे जरूरत अंडर रूट का है। मैंने इसको अंडर रूट कर दिया, तो ये कितना हो गया, 3:2। ओके, बहुत अच्छी बात। अब हमसे बोला क्या गया, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मुझे बताओ मैक्सिमा बाय मिनिमा का रेशियो क्या होता है मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, क्या होता है, अंडर रूट में I1 + I अपॉन I2 + 1 अंडर रूट में I1 बाय I2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो हम क्या लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 - 1 का होल स्क्वायर। भाई क्या हो गया, 3 2 5/2 3 2 1/2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 25/1। मतलब इसका आंसर होगा 25:1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एंटरटेन करो। मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी लेंदी है और थोड़ा सा सुबह से मेरा तबीयत भी आज थोड़ा डाउन लग रहा है। रिकॉर्ड करते वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा कम ही पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्लास ले सकूँ, लेकिन आज थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन लग रहा है। तो चलो आगे देखते हैं। आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, क्या कहना चाह रहा है कि भाई 2 लाइट बीम्स हैविंग इंटेंसिटी I and 9I इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन ए स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न बनाया। तो मैं क्या सिखाया था कि भाई इंटेंसिटी का तो फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi, 2√में I1 I2 cos phi। सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो कह रहा है क्या कि किसी पॉइंट पर जहां पर फेज डिफरेंस π/2 था, किसी पॉइंट P पे, इस P पॉइंट पर फेज डिफरेंस कितना था, π/2। कितना था बच्चों, π/2 P पॉइंट पर। तो ठीक है भाई, पहला का इंटेंसिटी I, दूसरे का 9I + 2√I 9I इंटू cos phi, cos 90 डिग्री। इस पॉइंट पर दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस दे रखा है 90 डिग्री। बस दिस टर्म इज 0 मेरे बच्चे, cos 90 तो 0 होता है। तो कितना हो गया, 10I। कितना हो गया, 10I। तो इस P पॉइंट की इंटेंसिटी ये था। ऐसे ही मुझे बोला किसी और पॉइंट का नाम क्यों, जहां का फेज डिफरेंस पाई था। तो भाई इस जगह का हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी I + 9I
प्लस 2 रूट आई अंडर आई गुना 9i गुना कॉस 180 डिग्री। ये हो गया 10i और कॉस पाई -1, तो माइनस कर दीजिए। ये बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6i। फिर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। i प्लस 9i प्लस 2 रूट आई गुना 9i। आई स्क्वायर तो बाहर आई आएगा और 9 का बाहर निकलेगा 3i, 3 दूनी 6 और कॉस पाई इज -1। तो भाई यहां क्या हो गया 4i। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी P एंड Q विल बी। बताओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार, बताओ। 10i माइनस 4i 6i। उम्मीद करता हूं और कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। मेरे बच्चे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों का हमेशा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वीडियो दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दो। और मैं कोशिश करूँगा, जितनी हो सकता है मैं कोशिश करूँगा। मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, मेरे पास तो इस समय कम रहता है, लेकिन स्टिल तब भी मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब देता हूँ। मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि आपने कहा था कि सर कुछ इसका वीडियो दो, कुछ इसका वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको बहुत जल्द सारे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, आपका एग्जाम अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बातें बाद में कर लिया जाएगा, आज हम वैसे ही बहुत देर बात कर लिए थे आपसे, मैं बहुत ज़्यादा बातें हो चुका है, मैं वैसे भी मुझे पसंद नहीं आता है बहुत ज़्यादा बातें करना। चलो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो, मैं YDSC के लिए कुछ बातों को समझाने की कोशिश किया हूँ। YDSC को पूरे टॉपिक पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है बच्चे, उसके लिए मुझे बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसके की कॉन्सेप्ट दे करके सारे क्वेश्चंस को निपटा दिया जाए। अब यहाँ पर सामने देखो, यहाँ पर मैंने बोला कि भाई देखो YDSC में क्या हो रहा था, जरा ध्यान से देखना, YDSC के सारे फंडे को समझने की कोशिश करो। ये 2 स्लिट होते थे, सामने स्क्रीन होता था, ये 2 स्लिट और सामने में स्क्रीन, इसके बीच के सेपरेशन होते थे कैपिटल D। स्क्रीन से लेके सोर्स तक के डिस्टेंस जो होते थे कैपिटल D होते थे, और इसके बीच के जो सेपरेशन होते थे वो स्मॉल d होता था। तो 2 वेव्स जो इंटरफेयर करने के लिए गया है, 2 वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है y/d। किसी पॉइंट पर जाकर के दोनों वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए, जहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा वहां 3 कंडीशन होगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा। जहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब जहां पर भी ब्राइट स्पॉट बनेगा, जहां पर भी मैक्सिमा बनेगा, वहां पर 3 बातें होगा। पहली बात, पाथ डिफरेंस L लैम्डा होगा, फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, या सेंट्रल पॉइंट से वो इतने डिस्टेंस पर होगा 1/μ L लैम्डा d/d। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर n इज 0 1 2 3 4 जो भी कुछ। एक बात आपको समझाता हूँ, जहां पर भी पाथ डिफरेंस 0 होता है उसको हम लोग पढ़ते आए हैं सेंट्रल मैक्सिमा। फिर से सुनिएगा, जहां पर भी पाथ डिफरेंस 0 होता है उसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। जहां पर पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा उसे कहते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। जहां पर पाथ डिफरेंस होता है 2 लैम्डा उसे कहते हैं सेकंड मैक्सिमा। जहां पर भी पाथ डिफरेंस होगा 3 लैम्डा उसे कहेंगे थर्ड मैक्सिमा। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही बात मैंने बोला मिनिमा के लिए, जहां पर भी फेज डिफरेंस बच्चों 2n-1 पाई हो, जहां n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, जहां पर ये पाथ डिफरेंस का वैल्यू 2n-1 λ/2 हो, या जहां पर भी यहां से सेंटर से y इतना डिस्टेंस पर वहां पर मिनिमा बनता है। याद रखिएगा, सेंट्रल मिनिमा नहीं बनता है। उसके बाद अपने 12th क्लास में ये भी चीज पढ़ा था, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता था? 2 फ्रिंज की चौड़ाई, 2 फ्रिंज के बीच की चौड़ाई को कहते थे फ्रिंज विड्थ। बोलो क्लियर हो गया बात? 2 फ्रिंज के बीच में जो चौड़ाई होता है उसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो अगर मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर आपको वेव ऑप्टिक्स नहीं क्लियर है, देखो ये तो शॉर्ट वीडियोस है, ये तो शॉर्ट वीडियोस है बच्चों, इसमें तो बहुत ज़्यादा मैं इलोंगेट नहीं कर सकता टॉपिक को, है ना, ये बात तो आप भी जानते हो। तो अगर आपको वेव ऑप्टिक्स को डिस्कस करना है, थ्रू आउट डिस्कस करना है, अगर आपके पास 7-8 घंटे का टाइम है, ज़्यादा नहीं कहता हूँ 6-7 घंटे का टाइम है वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने का, अगर है आपके पास टाइम, मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आपके पास टाइम है तो आपके इसी चैनल पे मेरे 2 साल पहले का ये वीडियोस पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स का। आप उस वीडियो के थ्रू कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो, वर्ल्ड के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ओपन चैलेंज।
अगर आपको लगता है कि वेव ऑप्टिक्स को थ्रू आउट पढ़ना है तो आप थ्रू आउट पढ़ने के लिए मेरे इसी चैनल में आपको वेव ऑप्टिक्स के सारे पूरे सेट मिल जाएंगे वेव ऑप्टिक्स के, तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। वहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाया हूँ मैं उसको, वो 2 साल पुराना वीडियो है और आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत होगा तो मैं बैठा हूँ। क्योंकि अभी आप कहोगे सर वेव ऑप्टिक्स का दोबारा वीडियो बना के दे दो थ्रू आउट स्टडी के लिए, ये संभव नहीं है क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। हर बच्चे का अलग अलग डिमांड आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं वेव ऑप्टिक्स को मुझे अच्छे से पढ़ना है तो मैं थ्रू आउट नॉलेज के लिए आपको 6-7 घंटे का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है इसी चैनल में, रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अच्छे से उसमें पढ़ाया हूँ, अच्छे से मिल जाएगा आपको सारा चीज़ें। ऐसे ही मैं बता रहा था फ्रिंज विड्थ, तो भाई फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा था तो मैं कहूंगा फ्रिंज विड्थ के बारे में ध्यान सुनिएगा। 2 मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, या 2 मिनिमा से मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बच्चों लैम्डा डी बाई डी। ये कैपिटल डी क्या है? स्क्रीन से लेकर के स्लिट तक का डिस्टेंस, ओके। और ये स्मॉल डी क्या होता था? दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस, ये होता था स्मॉल डी और वो होता था कैपिटल डी, ओके। और ये कैपिटल और ये लैम्डा क्या हुआ? वेवलेंथ। अब यहाँ पर छोटी छोटी बातों को समझिए। फ्रिंज विड्थ को मतलब है लैम्डा से, डी से और स्मॉल डी से। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा कैपिटल डी, उतनी बड़ी फ्रिंज बढ़ती जाएगी। ऐसे स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो बीटा और डी का ग्राफ ये हो जाएगा, बीटा और कैपिटल डी का ग्राफ ये हो जाएगा। और तीसरी बात और सुनो कि फ्रिंज विड्थ को मतलब है वेवलेंथ से। मैं कहना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग कलर्स के होंगे, तो मैं कहता हूं मान लीजिए एक बार में एक कलर देता हूं, तो सबसे ज्यादा कलर का वेवलेंथ किसका है? रेड का। तो सबसे बड़ा फ्रिंज किसका होगा? रेड का। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है? वायलेट का। तो सबसे छोटा सा फ्रिंज विड्थ किसका होगा? वायलेट का। बस इतनी बात याद रखोगे कि नहीं रखोगे, पहले ये बताओ। इतना याद रहेगा। उसके बाद मैं सबसे ब्रह्मास्त्र, ये मास्टर स्ट्रोक, आप इस रिजल्ट को याद कर लो बस। अभी समय नहीं है कि मैं बहुत कुछ पढ़ाऊं इसमें बच्चों, क्योंकि इस पर मैं कम से कम 1.5 घंटा लगाऊंगा, तब जाके चीजें क्लियर होगा। अगर आप इसको ब्रह्मास्त्र की तरह याद कर लोगे तो हो गया, कहानी खत्म। मैंने कहा कोई भी इंटेंसिटी वाले प्रॉब्लम होगा तो इस चीज इसको याद करो। अब देखो इसका भी एक टेक्निक बनाया, सुनना ध्यान से। जहां भी पाथ का डिफरेंस, सुनो भाई, जहां भी पाथ का डिफरेंस 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, डॉट 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 डॉट, वहां पर 2 वेव कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेयर करेंगे। और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेयर करेंगे तो बनेगा मैक्सिमा। क्या बनेगा? मैक्सिमा। और मैक्सिमा पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो मैं कह सकता हूं कि जब 2 वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, वहां पर इंटेंसिटी का वैल्यू आई मैक्स हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बताया कि जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डॉट 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 होगा, वहां पर इंटेंसिटी मिनिमा हो जाता है, इंटेंसिटी 0 हो जाता है। एक चीज और याद रखना, ये बार बार हमें रिपीट होता है हमारे एग्जाम में, जहां पर भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होगा, वहां की इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी होगी। अगर मेरे बच्चे बस इतना याद कर लोगे, इतना ध्यान रखोगे, यकीन मानो इंटेंसिटी के प्रॉब्लम अटकेंगे ही नहीं। पहली बात तो अटकेंगे ही नहीं, ये तीनों से ही काम चल जाता है। इसके अलावा अगर हमारे बच्चे इसको याद रखेगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कैसा भी क्वेश्चन कर लो। चलो क्वेश्चंस करते हैं तो जाके समझ में आएगा चीज़ें। तो अब यहाँ पर एक बार शिफ्ट को बाद में बताऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चन को करता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ना YDSC एक्सपेरिमेंट 16 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इज यूज्ड। मतलब इतने डिस्टेंस पर बच्चों, इतने डिस्टेंस पर, ये वाई डिस्टेंस पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब वेवलेंथ 700 नैनोमीटर था तो 16 सेगमेंट बना था। और अगर मैं वेवलेंथ को बदल के 400 कर देता हूं तो नंबर ऑफ फ्रिंज क्या होगा? मैं y1 y2 को बराबर कर देता हूं। मैं जानता हूं कि y होता है l लैम्डा डी बाई डी, अभी समझाया था मैक्सिमा के लिए l लैम्डा डी बाई डी अगर म्यू का वैल्यू 1 हो जाए तो मैं कह सकता हूं n1 लैम्डा 1 डी बाई डी इज n2 लैम्डा 2 डी बाई डी। ये दोनों कट जाएगा
तो मैं कह सकता हूं n1/n2 इज λ2/λ1 बच्चों। अब आप देख सकते हो यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है। जब 16 फ्रिंज था तो उसकी वेवलेंथ थी बच्चों 700। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जब वेवलेंथ को बदल के 400 कर दिया तो कितने फ्रिंज बनेंगे। कोई सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। हम कुछ ऐसे सोचने वाले हैं कि भाई इसको सॉल्व कर दो, यूं 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 यूं। कितना हो गया 4 4 16। n2 का वैल्यू हो जाएगा 28। n2 का वैल्यू हो जाएगा 28। बस सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे कर देना होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही जवाब देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चलते आगे की तरफ देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। अगले बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया कि YDSC है, फ्रिंज विड्थ है 12 mm। फ्रिंज विड्थ कितना है 12 mm। If the entire arrangement is placed in water of refractive index 4/3 then fringe width is आप तो जानते हो कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है, बीटा डैश होता है β/μ। ये तो आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो उसको याद कर लो कि भाई फ्रिंज विड्थ क्या होगा β/μ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले फ्रिंज विड्थ कितना था 12 mm। कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया 4/3। ओहो हो, अरे भैया ये तो 9 mm का हो गया। कभी भी आपको फ्रिंज विड्थ के ऊपर में क्वेश्चन आए, कहेगा पानी में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, वहाँ कुछ मत करो। फ्रिंज विड्थ β/μ, बात खत्म। फिर सोचो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं बच्चों। यहाँ पर कोई क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इन YDSC एक्सपेरिमेंट द सोर्स ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू। आप तो जानते हो VIB GYOR हो VIB GYOR, जैसे ऐसे बढ़ेंगे वेवलेंथ बढ़ेगा। तो कह रहा है कि जब ऑरेंज से ब्लू पे गया तो सोचो बच्चों, वेवलेंथ घटा कि कम हुआ। तो तुम कहोगे वेवलेंथ तो घट गया सर। जब वेवलेंथ घट जाएगा बच्चों तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी ना। जब वेवलेंथ घट जाएगा तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी। क्यों घटेगी बच्चों, बीटा इज λ/d। जब फ्रिंज विड्थ घट जाए, जब देखो वेवलेंथ कम हो गया, ऑरेंज ज्यादा था ब्लू कम हो गया, मतलब फ्रिंज विड्थ कम हो गया। और जब फ्रिंज विड्थ कम होगा, जब वेवलेंथ कम होगा तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा बच्चों। तो मैं कहूंगा इसका आंसर होगा बी पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फ्रिंज विल बी डिक्रीजेस। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। फिर से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले यहां पर समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। YDSC is first performed in air। तो पहले अच्छा and then in a medium other than air it is found that 8th bright fringe। तो पहले मुझे मैक्सिमा का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है मैक्सिमा का फॉर्मूला 1/μ n λ/d। अब ध्यान सुनिएगा क्या कहना चाह रहा है कि पहले मैं एयर में रखा था, तो एयर में जब रखा था तो मैंने क्या महसूस किया। अच्छा, ये मैक्सिमा का फॉर्मूला है और मिनिमा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/μ 2n-1 λ/d/2d। आपको पता है ये मैक्सिमम का और मिनिमा का फॉर्मूला होता है, मैं लिखवा चुका हूं पीछे। अगर आपको याद हो तो मैं सारा बातें लिखवा चुका हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं सारा चीज़ें लिखवा चुका हूं, मैक्सिमा का ये फार्मूला और मिनिमा का ये फार्मूला। तो चलिए सोच के देखते हैं क्या होता है। अब आप देखो, कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइक्स। जहां पर 8वां मैक्सिमा लाई कर रहा है मीडियम में, मतलब इस जगह पे 8वां मैक्सिमा लाई कर रहा है, मतलब 1/μ इंटू 8 λ/d/d। उस जगह पे मेरे बच्चे, उस जगह पे हवा का मतलब म्यू का वैल्यू 1, हवा में 5वां डार्क फ्रिंज बन रहा है, मतलब 5वां मिनिमा बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं इस जगह इतने जगह पे जहां पर 8वां मैक्सिमा बन रहा था मीडियम के अंदर में, उसी जगह पे 5वां मिनिमा बन रहा है। 5वां मिनिमा बन रहा है बच्चों, डार्क फ्रिंज बन रहा है मीडियम हवा में। फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनना।
जहां पर 8वां मैक्सिमा बन रहा है मीडियम में, वहां पर 5वां मिनिमा बन रहा है हवा में। तो 5वां मिनिमा का मतलब 2 गुना 5 माइनस 1 इंटू लेमडा डी बाई 2d। बस सॉल्व कर दीजिए और आंसर तो आ ही गया। डी से डी गया, लेमडा डी से लेमडा डी गया, तो मैं कह सकता हूँ 8 बाई म्यू इज 2 5 10 1 9 बाई 2, और मैं कह सकता हूँ म्यू इक्वल टू 16 बाई 9। अब 16 बाई 9 का वैल्यू कितना हो गया? 1.78। बिल्कुल सही बात। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे आपको समझ में आ रहा है। क्या था ये क्वेश्चन? कह रहा था कि जहां पर 8वां मैक्सिमा बना था किसी मीडियम में, उस जगह पे बच्चों, उस जगह पे हवा में 5वां मिनिमा बना था। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं जानता हूं कि मीडियम में जाने पर फ्रिंज की चौड़ाई छोटी छोटी हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई चेंज हो जाएगी। तो भाई जब फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी तो उतने ही सेपरेशन पे तो मैं फ्रिंज की वैल्यू नंबर तो चेंज हो ही जाएंगे ना बच्चों। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बच्चों? हम अगले क्वेश्चन के चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था कि y इक्वल टू डी बाई 2, तो पार्ट डिफरेंस क्या लिखोगे? वाई डी बाई डी, वाई दे रखा है बच्चों डी बाई 2 गुना डी, और कैपिटल डी दे रखा है बच्चों 10d। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी बाई 20, और डी कितना दे रखा है बच्चों? 5 लेमडा। स्मार्ट बच्चे स्मार्ट तरीका, यहां पर पार्ट डिफरेंस हो गया लेमडा बाई 4। ओहो हो चटमंगनी पट। भैया देख लो क्या सिखाया था? स्मार्ट तरीका, जहां पर भी पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 4 होगा वहां इंटेंसिटी आधी हो जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी की। क्या बात कर रहे हो सर जी, ये तो कमाल हो रहा है, ये तो बिल्कुल कमाल कर दिया आपने सर जी। यहां देख सकते हो कि यहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 आ गया, मतलब इस जगह की इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है। In the YDSC experiment, the intensity of a light at a point on the screen where the path difference is lambda, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा था वहां की इंटेंसिटी के है। सुनो भाई, सुनो क्या सिखाया था कि जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, उस सारे जगह पे मैक्सिमा बनेगा। जब मैक्सिमा बनेगा तो इसका मतलब ये आई मैक्स का वैल्यू है। ओहो हो। तो अब देखो क्या बोला कि जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 होगा वहां की इंटेंसिटी क्या है? क्या बात ही कर रहे हैं, लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 होगा वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी होगी। यही तो सिखाया था बार बार। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है? के, इसकी आधी कर दो, हो गया, कहानी खत्म। बोलो आसान था कि टफ था मेरे बच्चे? जल्दी बता दो, आसान था कि टफ था? आसान था। सोचो एक क्वेश्चन और दिया, ये क्वेश्चन जे एडवांस से पूछा हुआ था, ये कभी भी पूछेगा। इसने कहा कि भाई एक बार ग्रीन, एक बार रेड, एक बार ब्लू। पहले केस में फ्रिंज विड्थ बीटा जी, दूसरे केस में बीटा आर, और तीसरा केस में बीटा बी। तो बोला क्या गया कि कौन सा ऑर्डर सही है? मैं जो जानता हूं सबसे जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा, तो सबसे बड़ा फ्रिंज किसका होगा? रेड का। उसके बाद मेरे बच्चे, उसके बाद यहां चेक करो, VIBZYOR, सबसे बड़ा रेड का। रेड के बाद बोलो ग्रीन और ब्लू में ग्रीन का नंबर आता है, तो भाई ग्रीन बीटा जी। और सबसे छोटा किसका फ्रिंज विड्थ होगा? ब्लू का। तो RGB, ओहो हो डी पार्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आया ना? मैं तो बोला था आसान है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चे को वेव ऑप्टिक्स का बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इसी चैनल पे मेरे पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, 2 साल पहले की वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां से आप कर सकते हो, वहां पर आप कर सकते हो। बहुत अच्छे से मैं वेव ऑप्टिक्स को वहां पर पढ़ा रखा हूं, आपको जरूर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए मैं आगे देखता हूं। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है। इन द YDSC एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज, रेड लाइट का वेवलेंथ कितना था?
7800 एंगस्ट्रम। ठीक है, बहुत अच्छा भाई। एंड दैट ऑफ ब्लू लाइट इज, ब्लू लाइट का वेवलेंथ दे रखा है 5200 एंगस्ट्रम बच्चों। अब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एन फॉर विच nth ब्राइट बैंड ड्यू टू रेड, इसका nth मैक्सिमा कॉन्साइड कर रहा है इसके n+1 मैक्सिमा के साथ। तो भाई क्यों सोच रहे हो यार, सिंपल सा फंडा है, कॉन्साइड करेगा तो y बराबर होगा, कॉन्साइड करेगा तो y बराबर होगा, तो y1 बराबर y2 कर दो। n1 लैम्डा 1 dy को लिख दो n2 लैम्डा 2 dy। और मुझे लगता है समझ में यही आ जाएगा, d से d उड़ जाएगा और मैं कह सकता हूं n1 बाय n2 इज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। बस हो गया, आंसर आ गया। n1 का वैल्यू इसने n रखा, n2 का वैल्यू n+1 रखा। रेड कलर का 7800, बहुत अच्छी बात भाई। और ब्लू कलर का 5200। यूं यूं 13 4 13 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये 2/3 आ गया। तो 3n इज 2n+2, तो n = 2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। इसका आंसर होगा 2 पार्ट। क्या अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है सर जी। वेव ऑप्टिक्स भी कवर होने वाला है। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में 2 ही तो बातें पूछना है। पहली बात ये पूछेगा कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ या एंगुलर विड्थ का फार्मूला पूछेगा। कुछ ना पूछता भाई, आता कितना है इन लोगों को, इतना ही तो पूछना होता है। अभी मेरे चैनल पे एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर जी आप जी एडवांस के लिए देख लो, तो मैं आपको अनाउंसमेंट कर देता हूं, मैं बहुत जल्द जी एडवांस के लिए एक नया सीरीज ला रहा हूं आप लोगों के लिए, कि जो भी बच्चे जी एडवांस वाले बच्चे हैं उसके लिए स्पेशल मैं बैच अनाउंस कर रहा हूं, जिसमें स्पेशली आपको मैं जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को जैसे अभी दे रहा हूँ वैसे आपको मिलेगा। और आपको दिखेगा जे एडवांस के एग्जाम में एग्जैक्ट चीज़ें मिल जाएगा वहाँ पर। जो मेरा अपना अनुभव है वो भी शेयर करूँगा आपसे। चलिए थोड़ा बातें नहीं करते, थोड़ा टॉपिक बढ़ाते हैं। बातें मैंने आज स्टार्टिंग में ही आप लोगों के मैसेज के से इतना भावुक कर दिया था कि ऑलरेडी हम बहुत बातें कर लिए हैं मेरे बच्चे। तो मुझे लगता है कि बातें नहीं करनी चाहिए, क्लास अच्छा नहीं होता बातें करने से। तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि फ्रिंज विड्थ और डी के बीच में क्या ग्राफ होगा। आप बता दो फ्रिंज विड्थ और डी के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो तुम जानते हो बीटा इज लैम्डा डी बाई डी, बीटा इज लैम्डा डी बाई डी। और फ्रिंज विड्थ इज स्मॉल डी का इन्वर्सली है बच्चों, फ्रिंज विड्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी का। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आ रहा है समझ में बच्चों, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मेरा तबीयत आज थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो मैं ज़्यादा आज मैं रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लाऊंगा फुल मॉडर्न फिजिक्स, आपको पूरी मॉडर्न फिजिक्स आपको क्लियर करवाऊंगा। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कल ही आपको मॉडर्न फिजिक्स दे दूं, फुल मॉडर्न फिजिक्स दे दूं और आपको पक्के कर दूं नंबर। उसके बाद सुनिए, एक बात और सुनिए, ये जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके बाद हम अगला सीरीज शुरू करेंगे जो सेक्शन भी लाएंगे SHM, वेव्स एंड थर्मोडायनामिक्स। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 लेक्चर में, क्योंकि आराम से करते हैं, जल्दबाजी किस बात का है। अरे भाई 160 करना है कि नहीं करना है, आराम से करते हैं, सारा हो जाएगा। हम 20 तारीख से पहले आपको सारा कुछ फाइनल कर देंगे। तो SHM, वेव और थर्मोडायनामिक्स हम 4 लेक्चर में आपको पूरे के पूरे वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दे देंगे, आप उसको अच्छे से कर लेना। और ये बस एक बार मैं मॉडर्न फिजिक्स को कल फाइनल कर देता हूँ, उसके बाद मैं SHM, वेव, थर्मो को कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा आप देखो क्या होगा। SHM, वेव, थर्मोडायनामिक्स करने से हमारा 8 से 10 क्वेश्चन आ गया। इधर ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स करने से 13 क्वेश्चन बन गया। 13 और 8 21 क्वेश्चन का मतलब कितना, 84 नंबर। सोचो मैकेनिक्स जिस दिन बता दूंगा आग लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा। मैकेनिक्स से 16 क्वेश्चन आएंगे, 64 वहां से बढ़ गया, 80 यहां से आया। बोलो उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को टच करेंगे आग लगा देंगे आग। चिंता नहीं करो, मैं आपके साथ हूँ, पूरे साथ रहूंगा। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही, बाय।